हेलो दोस्तों, अगर आप सभी छात्र सेंटअप एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा देखना। और इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड भी करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद से आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर। और दोस्तों, आज हम आपको साइंस के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके सेंटअप एग्जाम में काम आ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों अगर आपका सेंटअप एग्जाम अच्छे तरीके से बीत जाता है तो समझ लीजिए आपका मेन एग्जाम भी अच्छे तरीके से बीत जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, यह क्वेश्चन ज़्यादातर छात्रों को पता होगा। जिन छात्रों को पता होगा कमेंट करके बता देंगे कि मुझे पहले से पता था, ठीक है। वो लोग कमेंट करके हमें पहले ही बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें पहले से पता था, ठीक है। तो हम इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी क्वेश्चन आपको पहले से याद होगा उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बता देना कि ये क्वेश्चन हमें पहले से पता था। तभी तो मैं जानूंगा आपको कितना क्वेश्चन याद है पहले से और कितना आप तैयारी कर रहे हो या फिर कितने अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अभिलंब से दूर हटेगी या फिर सीधी निकल जाएगी या फिर परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका हम सही जवाब क्या देना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए को देना चाहेंगे, अभिलंब की ओर झुकेगी। किसकी ओर? अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है, याद रखना अभिलंब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 3 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपसारी लेंस हम लोग किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं। अगर पूछते हैं कि निम्नलिखित में से अभिसारी किसे कहते हैं, तो अभिसारी पूछे तो अवतल लेंस हो जाएगा और अपसारी पूछे तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। और यही दर्पण में उल्टा हो जाता है। दर्पण में अपसारी पूछे दर्पण तो बताना उत्तल दर्पण, और अभिसारी पूछे तो अवतल बताना। और इसमें लेंस में उल्टा हो जाएगा। लेंस में अपसारी का अवतल लेंस हो जाएगा और अभिसारी का उत्तल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और दर्पण में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि अगला, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। बिंब यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेंस के मुख्य फोकस पर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लेंस की फोकस की दूरी को दुगुनी दूरी पर। और सी में दिया गया है अनंत पर। और डी में दिया गया है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। तो इसका हम सही जवाब क्या देना चाहेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी को देना चाहेंगे, ठीक है। लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पे, यानी कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, एफ होती है और 2f होती है, यानी कि f1 जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो 2f पर हो जाएगा, दुगुनी दूरी क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, तो 2f1 पर बनेगा, ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखने वाले हैं। 5 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया है, परितारिका है या फिर पुतली या फिर दृष्टिपटल। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। और दृष्टिपटल का एक और नाम होता है, याद रखना, या में रेटिना होता है। क्या है? रेटिना है, ठीक है। रेटिना इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश नेम है, ठीक है। रेटिना क्या है? इंग्लिश नाम है, ठीक है। और जो दृष्टिपटल है वो हिंदी नाम है, याद रखना। दृष्टिपटल को रेटिना भी कहते हैं, कहीं कहीं दृष्टिपटल के स्थान पर रेटिना भी दे देता है, तो आप लोग रेटिना पर भी टिक लगा सकते हो, ठीक है। 6 नंबर का आंसर आप सभी छात्रों को पहले से याद होगा। कमेंट करके बता दीजिए कि यह क्वेश्चन मुझे पहले से याद था। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा तभी आप कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि यह क्वेश्चन हमें पहले से याद नहीं था। तभी मैं आपको और अच्छे तरीके से और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक को म्यू या न्यू से सूचित करते हैं, और जो ब्रैकेट में दिया गया है इसको हम लोग म्यू कहते हैं, ठीक है। और न्यू को भी से सूचित करते हैं, भी के द्वारा होता है, ऐसे म्यू होता है, ठीक है। भी के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं न्यू को, और ये क्या है? म्यू है, ठीक है। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर, ऊपर साइन आई रहेगा और नीचे साइन आर रहेगा। आपका आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। तो 7 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है।
किसी लेंस के आवर्धन कैसा है मात्रक। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आवर्धन का डेफिनेशन मालूम होगा तो ठीक है, नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको साइंस के 2 नंबरी और 5 नंबरी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका PDF आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मिलने वाला है, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसका वीडियो आपको मिलने वाला है। अगर उसको आप लोग PDF में डाउनलोड भी करना चाहते हो तो यहीं से आप लोग फटाफट टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको उस क्वेश्चन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सको, ठीक है। उस क्वेश्चन को याद रखना जो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना, सभी लोग उस वीडियो को देखना और सभी लोग टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइएगा। जिसके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूँ टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से उस क्वेश्चन को PDF में डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देना चाहेंगे, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, H1/H2 होता है। तो H1 भी जैसे मान लेते हैं H1 हाइट होता है, तो H1 का भी मान मीटर में रहेगा या फिर सेंटीमीटर में रहेगा, और H2 का भी मान मीटर में या सेंटीमीटर में रहेगा। दोनों आपस में जो उसका मात्रक कट जाएगा तो क्या मिलेगा, कुछ उसका मात्रक नहीं मिलेगा, ना ही उसका मात्रक मीटर में मिलेगा, ना ही सेंटीमीटर में, ना ही मिलीमीटर में, और उसका मात्रक कोई नहीं होगा, यानी कि मात्रक विहीन हो जाएगा, वो मात्रक विहीन हो जाएगा, यानी कि उसका मात्रक कट जाएगा आपस में, ठीक है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो इसका हम सही जवाब क्या देना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर बी को, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश जो तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, और उसके क्षेत्रफल पर भी, और उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी। इसका आंसर क्या होगा, सभी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का सही मात्रक है। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि शक्ति यानी कि पावर का सही मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तो आंसर आप लोग बता ही सकते हो कि शक्ति का सही मात्रक क्या होता है। शक्ति यानी कि विद्युत शक्ति का सही मात्रक वॉट होता है, जिसको हम लोग कैपिटल W से सूचित करते हैं। शक्ति का सही मात्रक वॉट होता है, जिसको हम लोग कैपिटल W से सूचित करते हैं, याद रखना। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखने वाले हैं। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न कहा था कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, या फिर वोल्ट मीटर, या फिर आमीटर, या फिर वोल्टामीटर। तो इसका आंसर सही क्या देना चाहेंगे दोस्तों, 11 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आमीटर, कभी कभी यहाँ पर आ दिया है, कभी कभी ऐसे एमीटर भी दे देता है, तो आमीटर या फिर एमीटर दोनों एक ही है, ठीक है। आप लोग किसी पर भी टिक लगा सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपका लिखने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। आमीटर या फिर आमीटर दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, याद रखना, एमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार के लिए आपको, आपके घर में तो फ्यूज तार होते ही होंगे शॉर्ट सर्किट के कारण, तो फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर आप लोग मतलब कि टेक्निकल के बारे में आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। उसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है, इसलिए फ्यूज तार हो जाता है, यानी कि तार का फ्यूज हो जाना वो प्रतिरोध अधिक होने के कारण, ठीक है। प्रतिरोध अधिक हो जाता है इसलिए फ्यूज हो जाता है तार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है, चुंबक में सटने वाला कौन नहीं है, आपको बताना है इसका आंसर। तो लोहा तो एकदम सट जाएगा दोस्तों चुंबक में, ठीक है। तो और कौन नहीं सटेगा, पीतल है, कोबाल्ट है, निकेल है। तो इनमें से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जो चुंबक में नहीं सटेगा वो कौन है। तो याद रखना है यहाँ पर दोस्तों, पीतल चुंबक में नहीं सटता है। बाकी लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सभी लोहा के अंतर्गत ही आता है, इसलिए वो चुंबक में सट जाएगा, और बाकी पीतल नहीं सटेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है दोस्तों। याद रखना, कभी भी इसका आंसर आप लोग याद रखना, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो ऑस्टेड ने किया। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हम क्या देना चाहेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में है नाभिकीय ऊर्जा, यही आपका आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस 2NaCl यानी कि 2NaCl क्या है? नमक, नमक का निर्माण हुआ है। उपयुक्त अभिक्रिया की निम्नलिखित में किस प्रकार की है? दोस्तों ये केमिस्ट्री चैप्टर 1 का यह प्रश्न है। अगर आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विप विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा यानी कि डिफिनीशन आपको मालूम होगा तो साथ में उसका समीकरण भी आपको मालूम होगा, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, अगर परिभाषा याद किए होंगे तब, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विप विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के, अम्लीय विलयन का नहीं पूछ रहा है दोस्तों, अम्लीय वर्षा का पूछ रहा है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अगर पूछते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है तो 7 से कम बताना। ठीक है, अब दोस्तों और क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको तो याद ही होगा, बेकिंग सोडा का नाम अब तो आप लोग सुने ही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है, एंटासिड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए। 20 तो देख लिया, अब आपको 21 नंबर देखना है। 21 नंबर प्रश्न है कि चींटी के डंक में एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? सीधा में कहिए दोस्तों, साधारण में कहिए तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। जहाँ भी डंक है, जैसे मधुमक्खी का डंक हो गया, लास्ट में डंक आया, जिस मतलब कि जीव में डंक आएगा लास्ट में, उसमें समझ लेना कि मिथेनोइक अम्ल ही होगा। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में भी मिथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, और वो भी काटती है हमें तो ज्वलन तथा दर्द होता है, और चिट्टी भी काटती है तो ज्वलन तथा दर्द होता है। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, तो टमाटर, याद रखना दोस्तों, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? CaSO4 इंटू 1/2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। और याद रखना दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग लिख है, तो आप लोग वहाँ पर बता देना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों में किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियाँ बनाने में भी किया जाता है। आप लोग इतना ही लिख दोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का पूछा जाता है तो 2 ही लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को PDF में डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जाकर फटाफट ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। इसके बाद से आपको दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF मिलने वाला है। सभी छात्र उस वीडियो को देखना और सभी छात्र उस क्वेश्चन को डाउनलोड करना टेलीग्राम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।